माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ को कपड़े में बैग डालते देख नन्ही 4 वर्ष की अनाया पूछने लगी। अनु ने प्यार से बेटी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी नानी बहुत बीमार हैं, हम उन्हीं को देखने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम निकल पड़ेंगे। विनय के घर आते ही अनाया पापा पापा आके दौड़ने पड़ी। अनु और विनय ने अपने ही नाम से निकाल कर अपनी बेटी का नाम अनाया नाम रखा था, लेकिन प्यार से उसे नया भी सब बुलाते थे। विनय ने स्कूटर पर बैग रखा और झटपट माँ की बेटी सवार हो गई। अनु थोड़ा बड़बड़ाई, अगर गाड़ी कर लेते तो कौन सा खर्चे का पहाड़ टूट पड़ता। अरे एक नहीं 10 जगह फ़ोन किए हैं, सबके सब शादियों में व्यस्त हैं। तू बैठ तो सही अपनी फटफटिया पर, देख तुझे कैसे 1 घंटे में पहुंचाता हूँ। विनय का भी अपना एक अंदाज़ था। छोटी सी मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री थी। ज़्यादा नहीं, बस गुजारा अच्छे से निकल रहा था। देखते ही देखते स्कूटर हवा से बातें करने लगा। पीछे बैठी ममता ने कहा, धीरे चलाइए जनाब, कहीं मायके पहुंचने की बजाय ऊपर ही ना पहुंच जाएं। दोनों पति पत्नी अपने ही मजाक पर हंसने लगे। नाया हमेशा की तरह आगे ही खड़ी थी। अभी कुछ और आगे बढ़े ही थे, पीछे से तेज़ी से आते ट्रक का संतुलन बिगड़ा और विनय का स्कूटर देखते देखते एक तेज वेग से जाकर तीनों के जिस्म अलग अलग दिशाओं में उड़े। विनय और अनु ने वहीं दम तोड़ दिया। अनाया एक घास फूस के ढेर पर जा गिरी और 1-2 खरोचों के अलावा कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। देखते देखते पास की दुकानों से लोग दौड़ चले आए। हादसा बहुत खतरनाक और भयंकर था। पल में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। खबर पाकर पुलिस आई। अपनाया कि नाना और मामा दौड़े आए। बेटी और दामाद के मृतक शरीर देखकर पिता की छाती फटने को आई। पिता के गांव में ही दोनों का रीति पूर्वक दाह संस्कार किया गया। विनय के परिवार में सिवाय दूर के चाचा के अलावा कोई नहीं था। माता पिता दोनों ही छोटी उम्र में चल बसे थे। जाहिर था अनाया की परवरिश का जिम्मा अब नाना के ऊपर था। अनाया को जब देखती तो वो बीमार नाना को अपनी बेटी याद करती। सदमा ज़्यादा ही दिन तक सह ना सकी और महीने भर में वो भी चल बसी। नाना अनाया की परवरिश के लिए पूरी तरह बेटा और बहू पर निर्भर थे। मामी देवी ने भी सहानुभूति की। इस थोड़ी घड़ी में नन्ही अनाया पर अपना पूरा वात्सल्य लुटाया। अपने दोनों बच्चे विभू और वैशाली के साथ अनाया की परवरिश करने लगे। शुरू में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्राथमिकताएं बदलने लगी। तेरे मेरे का फ़र्क दिलों में उतरने लगा। 6 वर्ष की अनाया में एक सहायिका नज़र आने लगी। गुड़ा गुड़िया खेलने की उम्र में बुहारी लगने लगी। पानी से खेलती खेलती बर्तन मांजने लगी। सूखे कपड़े तारों से उतारते तह लगाने लगी। देवी बड़ी चतुराई से किशोरी अनाया के दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। नाना और मामा सुबह ही घर से निकल जाते। छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग करने की दुकान पर कब नई साइकिलें बिकने लगी। नित्य नया साल आने लगा, मामा ने पता ही नहीं चलने लगा। अनाया के पिता की फैक्ट्री और घर बेचकर जो भी पैसा आया सबका सब मामा ने अपना व्यापार बढ़ाने में लगा दिया। बूढ़ा नाना के पास सिवाय चुप रहने के कोई रास्ता नहीं। 12 बरस तक पहुँचते पहुँचते अनाया काफ़ी रसोई में काम सीख रही थी। अब बहुत सी चीज़ें उसे धीरे धीरे साफ आने लगी थी कि मामी माँ नहीं है। ये घर विभू और वैशाली का ज़ायदा है, मेरा कम।
मेरी ज़िद पसंद कभी बड़ी बहन तो कभी छोटी बहन के नाम पर दबा दी जाएगी। अनाया में बहुत शांत और सरल स्वभाव की लड़की नज़र आने लगी। 15 बरस तक मामा ने ज़्यादातर काम अनाया के हवाले व खुद नए शौक पाल लिए थे। घर के काम करने में अलावा अनाया अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती। स्कूल के सामने से, अस्पताल से जब नर्सों को सामने आता देखती तो ज़रूर उन्हें देखकर मुस्कुराती। ज़्यादा उसे जीवन की दिशाओं का नहीं पता था, लेकिन नर्सों को देखकर उसके दिल में भी नर्स बनने की कामना पलकने लगी। 18 वर्ष की उम्र तक अनाया ने अपना स्कूल का सफ़र अच्छे अंकों में पास किया और उसने नाना को अपना लक्ष्य बताया। नाना जानकर बहुत खुश हुए कि अनाया नर्स बनना चाहती है, लेकिन जैसे ही मामा मामी को इस बात की खबर लगी तो घर में जैसे भूकंप आ गया हो। देवी का स्वर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबूजी, यहाँ कोई कुवैत का खजाना दबा है क्या? 4 साल की पढ़ाई, हॉस्टल, किताबें, फीस, जेब खर्च कहाँ से करेंगे हम सब? पहले से ही हम तो विभू के कॉलेज के खर्चे से दबे पड़े हैं। अनाया 2 साल और अच्छे से घर का काम सीख ले तो फिर जाए अपने ससुराल, वहीं जाकर करे अपने मन की हद से। जितना बन पड़ा हमने सब किया, इससे ज़्यादा हमसे ना होगा। मामा की चुप्पी भी पत्नी की बात की सहमति दे रही थी। दूसरे कमरे में बैठी अनाया के कानों में मामी की पड़ती ये आवाज़ें उसके सपनों का दम तोड़ रही थी। मन में कई बार रोई सी थी, लेकिन आज झरझर बहते आंसुओं को उसने बहने दिया। 20 की दहलीज पर पांव रखते ही सौंदर्य जैसा स्वर अपनाया के पास चलकर आया तो लंबा कद, गेहुआ रंग, काले घने गोल गोल आँखें, पतली नाक, फूलों जैसे होठ, सुंदरता की जैसे कोई मिसाल, एक के बाद एक रिश्ते आने शुरू हो गए। कई लड़के देखने के बाद मामा और नाना को रंजीत, जिसका कपड़े का व्यापार था, परिवार के नाम पर सिर्फ माँ थी, स्वभाव घर का सब पसंद आया तो धूमधाम से अनाया का ब्याह कर दिया। 20 बरस की अनाया किसी की अर्धांगिनी बनकर घर में आंगन में प्यार के फूल खिलाने चली गई। गुणों की खान अनाया ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। सास को रानी बना दिया और पति को परमेश्वर का दर्जा दे दिया। बाहर की दुनिया से ज़्यादा वास्ता नहीं रखती थी, उसका घर ही उसकी दुनिया था। समय एक सा नहीं रहता। साल भर बाद रंजीत को व्यापार में घाटा हुआ, लाखों का कर्ज सर पर आ खड़ा हुआ। पैसे की किल्लत में वो मारा हर अपने के दर जाने लगा। फिर किसी ने उसके कान भर दिए कि अनाया के पिता की संपत्ति बेचकर जो पैसा आया वो कहाँ है। पत्नी को कहो जाकर अपना हिस्सा मांगे, अपनी सारी मुसीबतों का पल में ही तोड़ दें। रंजीत की आंखें लालच से भर आईं। आंगन में ही छुपा था खजाना और उसने छान मारा सारा ज़माना। मौका देखते ही उसने अनाया से बात की तो उसने बिना देर किए साफ इनकार कर दिया कि घर में अब जब तक उसके लिए कुछ नहीं। रंजीत भी वहाँ हार मानने वाला था। उसने एक नहीं सुनी, 2-3 बार उसे मायके भेजा और हर बार तो बिना बात किए। बस वो जानती थी उस घर में बार बार जाना पानी में लाठी मारने के बराबर है। पत्नी का सहयोग ना मिलता देख माँ ने सलाह दी कि इसे कहीं बाहर घुमाने ले जा, खिला पिला, कुछ खरीदारी करा, शायद अकेले में तेरा दर्द समझ जाए। रंजीत को सुझाव अच्छा लगा और वो 2 दिन के लिए अनाया को शहर घुमाने ले गया। फूल उगाने के लिए ज़मीन तैयार करने की कोशिश करने लगा। अनाया पूरा दिन बहुत खुश थी। बरसों बाद उसे ऐसी खुशी मिली थी। घर लौटते हुए वापसी में वो कुछ खाने के मकसद हाईवे पर बने एक ढाबे पर रुके।
वहाँ रंजीत ने अनाया से बड़े प्यार से समझाया कि वो बहुत मुसीबत में है और वो जाकर अडिग होकर अपना हिस्सा मांगे। पति के मुंह से फिर वही बात सुनकर अनाया ने एक टक जवाब दे ही दिया। एक नहीं 1000 बार भी कहोगे, मेरा जवाब ना ही है। रंजीत सुनकर झल्ला उठा, पागलों की तरह इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ाने लगा। इसे मेरी अहमियत का एहसास नहीं है? पता चल जाएगा इसे अगर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा विचार मन में आते ही एक वृत्ति सा विचार मन में कौंध गया। क्यों ना थोड़ी देर के लिए इसे अकेला छोड़कर जाऊं, क्या पता इसकी अक्ल ठिकाने लग जाए। यह सोचते ही वो योजना लेकर चारपाई पर बैठी अनाया के पास आया और बोला कि मैं यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर उसका एक दोस्त रहता है, वो उसे कुछ पैसे देने के लिए तैयार है। वो खाना ऑर्डर करे तो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। अनाया ने जिद की कि वो उसे भी साथ ले जाए, लेकिन वो अभी आता हूँ कहकर जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गया। आधे पौन घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उसे बाज़ार की कुछ रौनक नज़र आई तो उसी तरफ निकल पा गया। सामने भटूरे छोले का ठेला देखकर उसकी भूख मचल उठी। थोड़ा वक्त ही बिताना था तो एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। तभी उसके कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा तो देखा पुराना दोस्त खड़ा था। उसने आग्रह किया कि पैक करवा कर ले चलते हैं, पीछे ही उसका छोटा सा घर है, अकेला रहता है, वहीं बैठकर खाते हैं। रंजीत के दिमाग में अकेली बैठी पत्नी घूम रही थी। आधे घंटे में ही लौट आएगा यह सोचकर वो चल दिया दोस्त के घर। अभी गाड़ी में बैठा ही था कि माँ का फ़ोन आया कि अब कब आ रहे हैं, 9 बज जाएंगे, यह कहकर फ़ोन गाड़ी में ही रख दिया। साल बाद मिलने की आओ में दोस्त ने शराब की बोतल खोल दी। रंजीत ना करने के बावजूद भी पीता गया। पेट में खाना, नशे में चूर, थका हुआ जिस्म कुछ ही देर में लुढ़क गया और देखते देखते गहरी नींद में सो गया। पति को निकले 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। अनाया उसी राह में टकटकी लगाए बैठी थी। ढाबे वाला भी सब देख रहा था। जब 2 घंटे तक पति नहीं आया तो बाबा ने आकर अनाया से सारी बात पूछी। उसने बताया कि घंटे भर में लौट आऊँगा यह कहकर गए थे, न जाने कहाँ रह गए। बाबा ने कहा तो बेटी फ़ोन कर लो। अनाया मेरे पास फ़ोन नहीं है बाबा। बाबा नंबर याद है? बाबा ने कहा कि नंबर याद है? अनाया हाँ याद है बाबा। तो ये लो मेरा फ़ोन और जब तक वो नहीं उठा लेता निरंतर करती रहना। अनाया धन्यवाद आपका बाबा। यह क्या रंजीत फ़ोन उठा ही नहीं रहा था? अब डर के साथ पति की खैरियत की चिंता भी सताने लगी। देखते देखते अंधेरा बढ़ आएगा। कुछ और ना सूझा तो अपनी सासू को फ़ोन मिलाया तो उसने बताया कि उसकी बात हुई है और वो सही सलामत है, वो जल्दी लौट आएगा, चिंता मत करो, पति सही है। यह जानकर मन को राहत मिली। फिर यह सब उसने क्यों नहीं किया? कहीं उसे सताने के इरादे से तो नहीं? यह ख्याल आते ही अनाया का दिल बैठ गया। पति की इस घिनौनी हरकत से उसकी आत्मा दर्द और पीड़ा से भर आई। जिसे उसने हृदय से प्रेम किया, उसने चंद रुपयों के लिए उसे यह सज़ा सुनाई। अब रात के 9 बज चुके थे। बाबा भी ढाबा बंद करने की तैयारी में था। न जाने कितने लोगों की अच्छी बुरी नज़र अनाया पर पड़ी। तभी आखिर गाड़ी वहाँ आई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। उन्हें भी अनाया कि बाबा से सारी कहानी पता चली। निकलने से पहले उन्होंने अनाया से कहा कि वो चाहे तो उनके साथ चल सकती है। सुबह को वो उसे गांव छोड़ देंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगती है आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक खूबसूरत सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।